हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंड एस 102 स्टार्ट कर दिया था। इंड एस 102 क्या नाम है सर? इसका शेयर बेस्ड पेमेंट। इसका बेसिक हमने जाना था और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी समझा था कि आखिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन होती कैसे। तो आज हमको इसके रिगार्डिंग क्या करना होगा, एंट्रीज वगैरह करनी होगी, कुछ और कॉन्सेप्ट जानने होंगे। तो पहले हम जो लास्ट पढ़ा उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। नाउ सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो इंड एस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट है। इसमें क्या था सर? इसमें मैंने कहा था ये शेयर बेस्ड पेमेंट किसके बीच में होता है? ये सर ये है क्या? एसबीपी है क्या? ये एक एग्रीमेंट है। किसके बीच में? एम्प्लॉइज के बीच में भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉइज के बीच भी हो सकता है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन और किसी थर्ड पार्टी, किसी बाहर वाली पार्टी, आउटसाइडर के साथ भी हो सकता है। सर एम्प्लॉइज के साथ कैसे होगा? एम्प्लॉइज के साथ क्या किया जाएगा? एम्प्लॉइज के साथ ऑर्गेनाइजेशन एक एग्रीमेंट करता है कि देखो भाई, तुम हमारे लिए एक वैल्यूएबल एसेट हो, तुम हमारे को हमारी जान से प्यारे हो, तुम हमारे लिए क्या करते हो, अपनी जिंदगी का इतना कीमती समय देते हो। हम तुम्हें क्या देते हैं? हम तुम्हें केवल सैलरी देते हैं। अब हमने ये सोचा है कि हम तुम्हें सैलरी के साथ साथ हमारी कंपनी के शेयर्स भी देंगे, हमारी कंपनी के शेयर्स भी देंगे। एम्प्लॉय खुश हो गया। बस मैंने कहा पूरा सुनते चलो। क्या कि शेयर्स मिलेंगे आपको, लेकिन आपका और हमारा साथ हमेशा यूं ही बना रहे, इसलिए कुछ एक हमने एक शर्त रखी है। क्या कि 3 साल तक अगर आप हमारे साथ रहते हैं तो हम आपको ये शेयर्स दे देंगे, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर कम पैसा चार्ज करके आपको ये शेयर दे दिए जाएंगे। तो आप पर क्या लगाया गया? एक सर्विस कंडीशन लगाया गया कि 3 साल आपको काम करना है। या फिर ऑर्गेनाइजेशन वाले, कंपनी वाले ये भी बोल सकते हैं कि देखो भाई, शेयर्स तो देंगे, आप हमारे एम्प्लॉय हो, मन से काम करते हो, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप हर टाइम मोटिवेटेड रहें, इसलिए हम आपको क्या देने जा रहे हैं? हम आपको शेयर्स देंगे। लेकिन अगर आप हमारी सेल्स या आप हमारा प्रॉफिट या आप हमारी कॉस्ट पे थोड़ा काम करें, मतलब सेल्स को इंक्रीज करने का टारगेट दिया जा सकता है, प्रॉफिट को इंक्रीज करने का टारगेट दिया जा सकता है, या कॉस्ट को रिड्यूस करने का टारगेट दिया जा सकता है। दीज आर नॉन मार्केट कंडीशन, दीज आर परफॉर्मेंस कंडीशन। और परफॉर्मेंस कंडीशन में भी कौन सा? नॉन मार्केट कंडीशन। आज हम बात करेंगे इन सब का। फिर आता है, या फिर क्या हो सकता है, देखो जी एम्प्लॉय, तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको अच्छा काम करना है, परफॉर्म करना है, कंपनी कमाएगी, खूब कमाएगी, प्लस हम आपको जो शेयर देंगे वो मार्केट प्राइस के बेसिस पर देंगे। अगर कंपनी का शेयर का प्राइस इस पर्टिकुलर रेंज को क्रॉस कर गया, इस पर्टिकुलर रेट को, इस पर्टिकुलर प्राइस को क्रॉस कर गया, तो हम आपको क्या करेंगे? शेयर्स देंगे, या शेयर के बेसिस पर या तो शेयर देंगे, या शेयर के बेसिस पर क्या देंगे? कैश देंगे। ओके, मतलब आपका एम्प्लॉय के साथ एग्रीमेंट कैसा हो सकता है? या तो शेयर दिया जाएगा, या शेयर के प्राइस के बेसिस पर कैश दिया जाएगा। अगर शेयर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है इक्विटी सेटल्ड एसबीपी, और अगर कैश दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ शेयर, गौर फरमाइएगा जरा इस पर, कैश दिया जाएगा, ऐसा डायरेक्ट कैश नहीं, इतना रुपया दे देंगे नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ शेयर ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ शेयर। ओके, तो इसको बोला जाता है कैश सेटल्ड एसबीपी। ओके सर, समझ में आया? बिल्कुल। फिर जो हम बाद में पढ़ेंगे एसबीपी विद थर्ड पार्टीज, मतलब आउटसाइडर्स के साथ। उसमें क्या है, मान लो हमने बाहर से कोई गुड्स खरीदा या सर्विसेज ली, उसके बदले में हम क्या कर रहे हैं? शेयर्स दे सकते हैं, या शेयर के बेसिस पर पैसा दे सकते हैं। अगेन शेयर देते हो तो इक्विटी सेटल कहलाएगा, और अगर पैसा देते हो तो कैश सेटल कहलाएगा। समझ में आया बच्चा? बिल्कुल सर, समझ में आया। बस ये सब चीजें तो पढ़नी है इस चैप्टर में। ओके, चलो अभी हमने क्या पढ़ा? फिर आगे हमने देखा, कुछ टर्म्स जान लिए थे। ग्रांट डेट क्या होता है? जिस दिन कंपनी अनाउंस कर रहे हैं एम्प्लॉइज को कि हम आपको शेयर्स देंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा, या हमारा ये टारगेट पूरा कर दीजिएगा। तो ग्रांट डेट क्या है? जिस दिन एसबीपी क्या, एसबीपी प्लान कम्युनिकेट किया गया था एम्प्लॉइज को, और शेयर होल्डर ने उसको अप्रूवल दे दिया था। वेस्टिंग कंडीशन, वो कंडीशन जो आपको क्या करनी होगी? पूरी करनी होगी। वेस्टिंग कंडीशन मतलब एलिजिबिलिटी कंडीशन, आपको शेयर्स क्यों दिए जा रहे हैं? 3 साल आप रहोगे, काम करोगे, इसलिए दिए जा रहे हैं। दीज आर वेस्टिंग कंडीशन। या हमारी दूसरी वेस्टिंग कंडीशन क्या हो सकती है? जैसे हमारा सेल्स का प्राइस, सेल्स आप इतना से इंक्रीज कर दोगे, मार्केट प्राइस इतना से बढ़ जाएगा, अर्निंग इतने से बढ़ जाएगी, कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, ये सब वेस्टिंग कंडीशन है। एलिजिबल, आपको एलिजिबिलिटी डिसाइड करने के लिए, आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड करने के लिए क्या की गई है? कंडीशंस रखी गई हैं। वेस्टिंग डेट, जिस दिन आप एलिजिबल हो गए।
शेयर्स लेने के लिए जिस दिन आप एलिजिबल हो गए, दैट इज वेस्टिंग डेट। ओके, वेस्टिंग पीरियड, वो ड्यूरेशन जिसमें आपको कंडीशंस को पूरा करना होगा, दैट इज वेस्टिंग पीरियड। एक्सरसाइज पीरियड, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, एलिजिबल हो गए, अब आप शेयर्स ले सकते हैं कंपनी से या शेयर के बेसिस पर कैश ले सकते हैं। दिस वन इज द एक्सरसाइज पीरियड। और एक्सरसाइज प्राइस, जिस रेट पर आप शेयर्स खरीद रहे हैं, क्योंकि कंपनी जरूरी नहीं ना फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको शेयर्स दे, हो सकता है कंपनी कैश देगी तब तो कोई दिक्कत नहीं, शेयर देगी तो कंपनी बोल सकती है देखो जी मार्केट में 500 रुपए, हम आपको 5 रुपए में दे रहे हैं। सर ऐसा होता है कि इतना कम हो सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं तो 5 भी हो सकता है। ये 500 रुपए का शेयर हम आपको 5 रुपए में दे रहे हैं तो 5 रुपए क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज प्राइस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर हमने एक बार रिकॉल कर लिया चीजों को, फिर अब हमने पढ़े थे, हम बढ़े आगे, एम्प्लॉइज की तरफ बढ़े। एम्प्लॉइज में भी कौन सा, इक्विटी सेटल्ड एसबीपी टू एम्प्लॉइज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इसको हमने नाम दिया जस्ट लाइक ईएसओपी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ओके, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, हाँ वहां पे भी तो शेयर ही दिए जाते थे। हाँ सर बिल्कुल, वहां पे भी शेयर दिए जाते थे कंडीशंस को पूरा करने पर। बस इंटर में जब हम पढ़ते थे तो हम सिर्फ और सिर्फ सर्विस कंडीशन पढ़ते थे, परफॉर्मेंस कंडीशन की कोई बात नहीं थी। और वहां पर ऐसी भी कोई बात नहीं थी कि एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा हो वगैरह, कुछ नहीं। तो इसका मतलब अब एडवांस वर्जन पे आ गए ना अपन लोग, बिल्कुल। तो इक्विटी सेटल्ड एसबीपी टू एम्प्लॉइज में क्या बोला, ईएसओपी एक्सपेंसेस या एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस इज टू बी बुक्ड ओवर द वेस्टिंग पीरियड। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था, 1000 एम्प्लॉइज हैं, हर एक को 20 ऑप्शन दिए गए, प्राइस है शेयर का 100 रुपए, एक्सरसाइज प्राइस है 40 रुपए, फेयर वैल्यू बता रहा है कितना, 60 रुपए। भाई 100 रुपए मार्केट में रेट चल रहा है, तुमको बोला कि तुम्हारा 40 में ले लेना, तो एक्चुअली क्या होगा, कंपनी को कितना खर्चा बेयर करना पड़ेगा, 60 रुपए। यही कहलाता है फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, यही कहलाता है फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। कंपनी को कितना खर्चा बेयर करना पड़ेगा, दैट इज फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। यहाँ पर इसे इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोला जा सकता है, दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। 100 रुपए की चीज आपको 40 में दे रहे हैं, नो डाउट 60 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू है जो कंपनी को कॉस्ट आ रही है, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू। फेयर वैल्यू से कुछ डिफर कर सकता है अगर आपने एसएफएम पढ़ रखा है, ठीक है, हाँ मुझसे ही या किसी और से। अगर आपने एसएफएम पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि जब आप डेरिवेटिव पढ़ते हैं तो बायनोमियल मॉडल आता है, ब्लैक एंड स्कॉल्स मॉडल आता है, बीएसएम मॉडल आता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ऑप्शन की वैल्यू डिराइव करने का फॉर्मूला गिवन है, तो हम उन्हीं फॉर्मूलाज को यहाँ पर भी यूज करके फेयर वैल्यू पता करते हैं। तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू से थोड़ा सा डिफर कर सकता है क्योंकि उनमें बाकी और फैक्टर्स को भी कंसिडर किया जाता है। तो अब क्या करना है सर, तो फेयर वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू में क्या होता है, फर्क होता है, बट हमें कोई ऐसा वैल्यू हमको पता नहीं करना है, हमको तो क्वेश्चन में दे रखा होगा, फेयर वैल्यू दे रखा होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू तो हम जब चाहो तब कैलकुलेट कर सकते हैं। सर मार्केट में प्राइस 100 रुपए चल रहा है, एक्सरसाइज प्राइस 40 रुपए, कंपनी को खर्चा कितना रहा है, 60 रुपए का, दैट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू। बट क्वेश्चन वाले ने बोला फेयर वैल्यू यही है 60 रुपए, सर्विस कंडीशन क्या, 3 साल। अब मुझे खर्चा बुक करना था इन 3 साल में, मैं मान के चल रहा हूँ इस पहले वाले एग्जाम्पल में कि भैया मेरे 1000 एम्प्लॉय स्टार्टिंग में भी इतने ही थे, 3 साल बाद जब वेस्टिंग पीरियड खत्म हो जाएगा, 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है जिसमें आपको कंपनी के पास बने रहना है, 3 साल जब पूरे हो जाएंगे तब भी क्या होगा, तब आपको शेयर्स मिल जाएगा, ठीक है जी, ओके। तो 3 साल में मुझे खर्चा बुक करना है, ओके सर। 1000 एम्प्लॉइज हैं, उतने के उतने ही रहेंगे, 3 साल बाद भी क्या रहेगा, 1000 एम्प्लॉइज ही रहेंगे, ओके, ऐसा मान के चल रहे हैं। इनटू 20 ऑप्शन पर एम्प्लॉय इनटू 60 रुपए कंपनी का खर्चा, तो करीब 12 लाख रुपए का खर्चा हो गया। इसे मुझे 3 साल में एलोकेट करना है क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज नहीं बदले हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज नहीं बदले हैं। और इक्विटी के केस में जो फेयर वैल्यू होती है, आगे चल के बताऊंगा, जो फेयर वैल्यू अभी आएगा सब कुछ, टेंशन नहीं लेने का, जो फेयर वैल्यू होती है उसमें भी कोई चेंज हमको कंसिडर नहीं करना है। आज जो फेयर वैल्यू सब आगे चल के मार्केट में प्राइस तो बदल सकता है ना, बिल्कुल बदल सकता है, बट फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एक बार डिसाइड हो गया ना इक्विटी सेटल्ड एसबीपी में, तो वो चेंज नहीं होगा। हाँ कैश सेटल एसबीपी जब हम पढ़ेंगे तब फेयर वैल्यू हर साल देखा जाएगा, हर साल के एंड में देखा जाएगा कि आज अब इसका फेयर वैल्यू कितना है, हम उसके बेसिस पे काउंटिंग करेंगे। लेकिन इक्विटी सेटल एसबीपी के अंदर हम कभी भी फेयर वैल्यू में कोई चेंज नहीं करेंगे। ओके, तो 12 लाख रुपए का खर्चा, एम्प्लॉइज बदलेंगे नहीं, फेयर वैल्यू बदलेगा नहीं, तो खर्चा 12 लाख का 12 लाख ही रहेगा। 3 साल में मुझे क्या करना है, इसको अलोकेट करना है, तो डिवाइड बाय मैंने सिंपली 3 कर दिया, 4 लाख रुपए मेरे को खर्चा हर साल बुक करना है। फिर मैंने एक और डिफाइन किया, मैंने कहा भाई नहीं ऐसा ठीक है, इसमें हो गया क्योंकि एम्प्लॉइज नहीं बदल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली कैसे हमको खर्चा बुक करना है वो देखो।
फॉर्मूला है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द कंडीशन, कितने एम्प्लॉइज इस कंडीशन को पूरा कर देंगे, मतलब वो जो वेस्टिंग कंडीशन है कि आपको 3 साल रहना है या सेल प्राइस हमारा सेलिंग इतना इंक्रीज हो जाना चाहिए, अर्निंग इनका इतना इंक्रीज होना चाहिए, तो कितने एम्प्लॉइज उस ड्यूरेशन तक रहेंगे वहां पे, एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द कंडीशन। ये अपने को हर साल देखना है, हर साल बैलेंस शीट की डेट को देखना होगा, इनटू क्या करना है नंबर ऑफ ऑप्शंस पर एम्प्लॉय, इनटू क्या कर देना है फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ग्रांड डेट, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ग्रांड डेट फिक्स कर दिया भैया अपन ने, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ग्रांड डेट मतलब कभी चेंज नहीं होगा, नहीं सर, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ग्रांड डेट, ठीक है डन है। आगे बढ़ते हैं, इनटू एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइड बाय वेस्टिंग पीरियड, तो ये क्या निकल के आएगा सर, इससे निकल कर आएगा क्यूमुलेटिव एक्सपेंसेस, इससे निकल कर आएगा क्यूमुलेटिव एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड टिल द एंड ऑफ द ईयर, इस साल के एंड में तक हमको टोटल कितना खर्चा बुक कर लेना चाहिए, माइनस क्या कर देना एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज अप टू प्रीवियस ईयर, पिछले साल तक आपने कितना खर्चा ऑलरेडी बुक कर लिया है वो आप यहाँ पर लेस कर देंगे। ओके सर, तो अब तक कितना रिकॉर्ड हो जाना चाहिए माइनस पिछले साल तक कितना रिकॉर्ड कर चुके हो, लेस कर दोगे, इस बार कितना खर्चा बुक करना है वो आ जाएगा। तो कभी इसका आंसर अगर नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव आने का मतलब है पिछली बार तक तुमने खर्चा ज्यादा बुक कर लिया होगा, पिछली बार तक खर्चा तुमने ज्यादा बुक कर लिया होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा। अच्छा तो भैया ज्यादा बुक कर लिया तो रिवर्स कर लो, सिंपल। चलिए आगे देखते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द कंडीशन कैसे आएगा सर, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एट ग्रांटेड देखना, ग्रांटेड को कितने एम्प्लॉइज थे उसमें से कितने एक्चुअली छोड़ गए वो लेस कर देना, और कितने और छोड़ जाएंगे टिल द वेस्टिंग डेट, वेस्टिंग डेट एलिजिबल एलिजिबल होने का डेट तक का आप एस्टिमेट लगाना कि और कितने छोड़ जाएंगे वो भी लेस कर देना। ओके, एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड टू लीव टिल टिल वेस्टिंग डेट। ओके सर, हमने एग्जांपल लिया, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 1000, सब पूरा ही रिकॉल हो गया, हाँ जरूरी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 1000 है, ऑप्शन पर एम्प्लॉय 20 है, एमपीएस 100, 40 एक्सरसाइज प्राइस, फेयर वैल्यू 60 रुपए एट ग्रैंड डेट, सर्विस कंडीशन 3 साल का है, बस इस बार 2 साल तो 1000 एम्प्लॉय है, तीसरे साल 950 एम्प्लॉइज है, तो एम्प्लॉइज चेंज हो रहे हैं। हम फॉर्मुला कैसे लगाएंगे, खर्चा कैसे बुक करेंगे, पहले साल 1000 एम्प्लॉइज 20 ऑप्शन, फेयर वैल्यू कितना 60 रुपए, एक्सपायर्ड पीरियड कितना, 1 साल बीत गया, टोटल वेस्टिंग पीरियड आपको डिसाइड करना होगा सर, 3 साल सर्विस कंडीशन है कि आपको रहना पड़ेगा, तो वेस्टिंग पीरियड क्या हो गया है 3 साल हो गया है। ओके, तो 1/3 किया, पहले साल का खर्चा आ गया 4 लाख, दूसरे साल कैसे आएगा, अगेन यही प्रोसेस, 1000 एम्प्लॉय 20 ऑप्शन इनटू क्या करना 60 रुपए, लेकिन इस बार कितना टाइम बीत गया है सर, 2/3 टाइम बीत गया है, 2 साल बीत गए 3 साल में से, तो 2/3 खर्चा बुक हो जाना चाहिए ना, 2/3 खर्चा बुक हो जाना चाहिए था, अब 2/3 खर्चा बुक हो जाना चाहिए था, उसमें से पिछली बार कितना हो गया है 4 लाख हो गया है, माइनस कर दो बचा कितना 4 लाख। ओके, फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे 950 एम्प्लॉइज है, 950 एम्प्लॉइज है इंटू 20 ऑप्शन इंटू 60 रुपीज इंटू 3/3। ओके सर, तो एम्प्लॉइज बदल गए तो खर्चा उस हिसाब से बुक होगा ना, भाई हमको पता चल गया 50 एम्प्लॉइज छोड़ गए होंगे, तो अभी थर्ड ईयर के एंड में कितने एम्प्लॉइज 950 एम्प्लॉइज, 950 एम्प्लॉइज इंटू 20 ऑप्शन सबको देना होगा, 60 रुपए फेयर वैल्यू है, इंटू 3/3 मतलब कंप्लीट 3 साल बीत गए हैं, तो 11 लाख 40,000 का खर्चा बुक होना चाहिए था, जिसमें से 4 8 लाख का खर्चा ऑलरेडी बुक हो चुका है, तो और इस साल कितना खर्चा बुक करें, 3,40,000 का खर्चा इस बार बुक करना था। डन है, बिल्कुल सर। फिर एक और क्वेश्चन हमने ऐसा ही किया, 1000 एम्प्लॉइज पहले साल थे, पहले साल एस्टिमेशन था, हर साल एस्टिमेशन बदल रहे हैं ना, पहले साल लग रहा था कि 97% एक्सरसाइज करेंगे, दूसरे साल लगा कि 91% करेंगे, तो 1000 एम्प्लॉय इंटू 97% पहले साल इंटू 100 शेयर्स, हर एक को कितने ऑप्शंस, ये तो हुआ कितने एम्प्लॉइज 970 एम्प्लॉइज इंटू कितने ऑप्शंस पर एम्प्लॉय इंटू फेयर वैल्यू ऑन ग्रैंड डेट, फेयर वैल्यू ऑन ग्रैंड डेट इंटू क्या करना एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइड बाय वेस्टिंग पीरियड। ओके डन, ये पहले साल का हो जाएगा, फिर दूसरे साल का कैसे आएगा, दूसरे साल में क्यूमुलेटिव देखोगे 2/2 करके देखोगे, माइनस पहले साल कितना होगा, तो सबसे पहले सब वेस्टिंग पीरियड वगैरह ये सब चीजें डिसाइड कर लेना होता है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, तो ये सर ये कल का रिवीजन हो गया, अब हम करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। ओके देखिएगा जरा, तो आज के सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, देखो एक तो हम वेस्टिंग पीरियड डिसाइड करना सीखेंगे कि आखिर ये वेस्टिंग पीरियड डिसाइड कैसे होता है सर, फिर उसके बाद हम देखेंगे जर्नल एंट्रीज कि हमें एंट्रीज कैसे पास करना होगा, खर्चा बुक करना तो हमने सीख लिया, एंट्रीज कैसे पास करेंगे, और फिर हम आ जाएंगे एग्जांपल्स पे।
तो देखेंगे एग्जांपल्स 1, 2, 3, 4। ओके, 4 एग्जांपल देखेंगे सर। हाँ, काफी बड़ा है। 5 जितना हो पाएगा देखेंगे। अब एग्जांपल एग्जांपल आने वाले हैं सर लाइन से। 6 तो जितना हो पाएगा देखेंगे। ऑब्वियसली मॉडिफिकेशन आज नहीं हो पाएगा, अभी इतने एग्जांपल हो जाए वो ही बहुत है ना। तो देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। देखो कहां से सर, यहां से वेस्टिंग पीरियड डिसाइड करना है सर। वेस्टिंग पीरियड इज कंसिडर्ड एज फॉलो। सर काफी देर से मन में चल रहा था, आप तो कल छोड़ के चले गए, हमारे पूरी रात मन में चलता रहा। वेस्टिंग पीरियड डिसाइड कैसे होगा? एक्सपायर्ड पीरियड तो चलो पता है, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, जितना भी। वेस्टिंग पीरियड कैसे डिसाइड होगा? चलो सर सर्विस कंडीशन का तो फिर भी हमने मान लिया, आपने कहा 3 साल काम करना है तो 3 साल वेस्टिंग पीरियड हो गया। तो अगर केवल सर्विस कंडीशन है कि आपको इतने साल रहना है, तो टोटल सर्विस पीरियड जो भी होगा वही वेस्टिंग पीरियड हो जाएगा। लेकिन सर परफॉर्मेंस कंडीशन हुआ तो परफॉर्मेंस तो कब पूरा हो पाएगा? क्या ऐसा कंडीशन है कि हमको आइडिया ही नहीं है, तो वेस्टिंग पीरियड फिर कैसे डिसाइड होगा? मतलब आपने कहा कि वो तो कुछ भी हो सकता है ना। सेल्स हमारा अगर जिस साल 50 लाख से क्रॉस कर जाएगा, साल का टर्नओवर अगर 1 करोड़ से क्रॉस कर जाएगा तो तुमको शेयर मिलेगा। अब ये क्रॉस कब करेगा, इसका क्या आइडिया? तो ऐसे देखो, इफ देयर इज परफॉर्मेंस कंडीशन, परफॉर्मेंस कंडीशन में भी बात करते हैं कौन सा? नॉन मार्केट लिंक्ड कंडीशन। नॉन मार्केट लिंक्ड, नॉन मार्केट कंडीशन, इन शॉर्ट नॉन मार्केट कंडीशन। परफॉर्मेंस कंडीशन में भी नॉन मार्केट, टारगेट रिलेटेड टू सेल्स, अर्निंग्स, प्रोडक्शन कॉस्ट एटसेट्रा। Total vesting period will be the expected period of achieving the target by employees। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको एक एस्टिमेशन लगाना पड़ता है, एक्सपेक्टेशन रखना पड़ता है कि आप टारगेट कितना टाइम में पूरा कर लेंगे। तो 1 करोड़ का टर्नओवर लाना है तुमको, ठीक है जी। 1 करोड़ का टर्नओवर कितने टाइम में हो जाएगा? सर 2 साल में हमको लग रहा है कि आज से हो जाना चाहिए। तो बस सिंपल, तो 2 साल क्या हो गया? वेस्टिंग पीरियड हो गया। अरे वाह सर, ये तो बहुत सिंपल है, हम एस्टिमेट करेंगे और हो गया। टोटल वेस्टिंग पीरियड विल बी रिवाइज। एक बात बताओ, साल के एंड होने पर तक तुमको तुम्हारे ऐसे दिख गया भैया कि 1 करोड़ का टर्नओवर छोड़ो, इधर 10 लाख का टर्नओवर नहीं हो पाया, ठीक है ना, इस साल तो, है ना, जो भी था। या मान लो सर 1 करोड़ हमने कहा था 2 साल में हम लोग 1 करोड़ करेंगे, लेकिन इस बार की जो सेल्स है वो हमारी 30 लाख ही हो पाई है। मोस्ट प्रोबेबली अगले साल 60 लाख हो जाएगी, और मोस्ट प्रोबेबली उससे अगले साल क्या हो जाएंगी? 1 करोड़ हो जाएंगी। ग्रांट डेट को सोचा था क्या? ग्रांट डेट को सोचा था 2 साल में हम 1 करोड़ का टर्नओवर ले आएंगे। फर्स्ट ईयर के एंड आते आते हमको लगने लगे नहीं जी 3 साल तो टोटल में लगेंगे। फिर एक्सपेक्टेशन चेंज हो गया, तो भैया खर्चा भी फिर उस हिसाब से बदलेगा कि नहीं बदलता है? बिल्कुल बदलता है। ओके, तो टोटल वेस्टिंग पीरियड विल बी रिवाइज्ड एट ईच ईयर एंड ऑन चेंज इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ टारगेट अचीवमेंट। उसके हिसाब से वेस्टिंग पीरियड बदलता जाएगा। इफ एज पर एंटिटीज एक्सपेक्टेशन टारगेट विल नॉट बी अचीव। सर ऐसे तो बढ़ाते जाएंगे अपन, लेकिन मान लो किसी टाइम ऐसा लगा टारगेट अचीव ही नहीं होने वाला है, भूल जाओ 1 करोड़ की सेल्स को, फिर क्या होगा? तब उस दिन क्या करना? ऑल एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज टिल डेट विल बी रिवर्स। जितना भी तुमने खर्चा बुक कर रखा है रिवर्स कर देना, क्योंकि अगर टारगेट मीट आउट नहीं होगा तो हम आपको शेयर्स भी नहीं दे पाएंगे, है ना। ओके, तो जितना भी खर्चा अब तक का तुमने बुक कर रखा है उसे क्या कर दोगे? रिवर्स कर दोगे। बड़ा सिंपल सा है, एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे खर्चा बुक करना है। जो भी एक्सपेक्टेशन रहेगा दैट विल बी द वेस्टिंग पीरियड। हर साल के एंड में वेस्टिंग पीरियड को चेक करना होगा, रिवाइज हो सकता है, चेंज हो सकता है। सर्विस कंडीशन में ऐसा नहीं होता। परफॉर्मेंस कंडीशन में नॉन मार्केट में वेस्टिंग पीरियड रिवाइज होगा, नॉन मार्केट में वेस्टिंग पीरियड रिवाइज होगा। ओके, और जब कभी लग रहा है कि अब क्योंकि हर साल रिवाइज हो रहा है, फिर एक दिन लगा कि यार अब नहीं होगा, अब मुझे नहीं लगता कि कंडीशन पूरी होगी, तो अगेन उसको भी ध्यान में रखना है। उसको ध्यान में रखोगे, इसका मतलब कभी नहीं होगा। इसका मतलब भैया जो भी खर्चा बुक कर रखा है उसे तुमको रिवर्स कर देना होगा। समझ में आ रहा है? ओके, मार्केट लिंक का बाकी क्वेश्चन करोगे तो और आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। मार्केट लिंक क्या होता है सर? मार्केट लिंक मैंने बताया था ना, शेयर का प्राइस, अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक मार्केट प्राइस और ग्रोथ इन द प्राइस ऑफ शेयर। ऐसे केस में टोटल वेस्टिंग पीरियड क्या रहेगा? एक्सपेक्टेड अचीवमेंट पीरियड। मार्केट प्राइस आप जो भी सोच रहे हैं कि भैया 500 शेयर का प्राइस पहुंच जाना चाहिए, 1000 पहुंच जाना चाहिए, तो जब पहुंचेगा आपको क्या लग रहा है? एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड तो होगा कुछ, तो अगेन एक्सपेक्टेड पे ही जिंदगी चल रही है। लेकिन इसमें ध्यान देना, क्या ध्यान देना सर? चेंज इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ टारगेट एट ईच ईयर एंड विल बी इग्नोर्ड।
मार्केट लिंक के अंदर आपको क्या करना होगा, हर साल के एंड में तुम सोचो नहीं 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 शेयर का प्राइस अब 2 साल नहीं 3 साल में जाएगा, नहीं 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 4 में जाएगा, नहीं 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 5 में जाएगा, ऐसा को इग्नोर मार देना। इग्नोर क्या करना है, इग्नोर। ओके, इफ टारगेट मार्केट प्राइस इज अचीव्ड बिफोर इनिशियली एक्सपेक्टेड। सर एक बात बताओ, क्या हमने 4 साल का सोचा, बिल्कुल, कि 4 साल में शेयर का प्राइस 1000 रुपए क्रॉस कर जाएगा, लेकिन मान लो वो 3 साल में ही कर गया, तो if target market price is achieved before initially expected period, then all remaining expenses will be recognized immediately. सर वेट सर कैसा, वापस बताना। मैंने कहा देखो, सबसे पहले मुझे लगा कि एक्सपेक्टेड था कि कितने टाइम में मेरा शेयर का प्राइस 1000 रुपए क्रॉस कर जाएगा, 4 साल। ओके, तो वेस्टिंग पीरियड 4 साल के हिसाब से चल रहा था। ओके, फिर क्या हुआ, 2 साल बीत गए, हमने पहले साल 1/4 खर्चा बुक कर लिया, फिर हमने 2/4 तक का खर्चा बुक कर लिया। अब तीसरे साल हमको लगा कि भाई तीसरे साल के एंड में, फोर्थ ईयर के एंड में होना था, लेकिन हमको लगा कि तीसरे साल में ही क्या हो गया, तीसरे साल लगा क्या हो गया, इन थर्ड ईयर ही क्या हो गया, शेयर का प्राइस 1000 को क्रॉस कर गया। तो अभी क्या करना, तो कहा सारा का सारा खर्चा, ऑल एक्सपेंसेस, पूरा का पूरा खर्चा तुम क्या कर लेना, टू बी रिकॉग्नाइज्ड, जो भी बचा हुआ है वो सारा खर्चा तुम इसी ईयर में बुक कर लोगे। ऑल एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन थर्ड ईयर, ऑल रिमेनिंग एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द थर्ड ईयर। ओके सर अगर मान लो ऐसे भी तो हो सकता था कि 4 साल एक्सपेक्टेड है, 4 में नहीं हुआ, 11 लग गया, 5 में हुआ, इन 5th ईयर, तो क्या करोगे, इन 5th ईयर अगर आपको लगा कि एमपीएस शेयर का प्राइस 1000 को क्रॉस कर रहा है, तो भाई वी हैव ऑलरेडी बुक्ड एक्सपेंसेस इन 4 ईयर्स, हम ऑलरेडी 4 सालों में खर्चा बुक कर चुके हैं, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेड था 4 साल। अब 4 साल के एंड में लगा भाई हमने पहले साल 1/4 खर्चा बुक किया, फिर दूसरे साल तक 2/4 तक खर्चा बुक कर लिया, तीसरे साल 3/4 तक खर्चा बुक कर लिया, फोर्थ ईयर का भी एंड हो गया, भैया शेयर का प्राइस 1000 रुपए क्रॉस नहीं किया, तो क्या आप उस टाइम रिवाइज कर दोगे वेस्टिंग पीरियड को? नहीं सर, मार्केट लिंक कंडीशन में ऐसा नहीं हुआ, परफॉर्मेंस कंडीशन में भी कौन सा, मार्केट कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। आपको 4 साल डिसाइडेड था, 4 साल में खर्चा बुक कर लेना है, फिर भले ही 5th में हो, 6th में एक्चुअली शेयर का प्राइस क्रॉस करे, 7th में हो, 8th में हो, 10th में हो, कभी भी हो, उससे तुमको कोई लेना देना नहीं है। ओके सर, हमें उससे कोई लेना। सर आगे चल के एक बात आएगी, सर मान लो कभी शेयर का प्राइस 1000 रुपए क्रॉस करे ही नहीं, तो क्या होगा, तो जैसे यहाँ पर रिवर्स किया था हमें खर्चा, वो वैसे रिवर्स करना होगा क्या? देखो पहली बात तो ऐसा कोई केस दे ही नहीं रखा कहीं पर भी नहीं, एक्ट भी इसके बारे में कुछ नहीं बोलता है, लेकिन फिर भी अगर चला के हो जाता है, मान लो कोई तो टाइम पीरियड होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि 10 20 30 साल तक हम इंतजार करते ही रहेंगे, नहीं ना, कोई तो लिमिट दिया होगा कि 10 साल तक देख लेंगे, 7 साल तक देख लेंगे, जहां तक देखना होगा ठीक है, उसके बाद हम खर्चा रिवर्स कर देंगे। ओके, ऐसा अपना मानना होता है, बट ऐसा कोई क्वेश्चन भी नहीं है, कोई एक्ट भी इसके बारे में कुछ नहीं बोलता है, खर्चा रिवर्सल के बारे में कुछ नहीं बोलता है। मैं बोल देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं, इन दिस केस रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस on not achieving the target is not discussed anywhere, कहीं इसकी कोई बात ही नहीं हो रखी, तो ऐसा कोई केस बनाएंगे भी नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है। ओके, सिंपल इतना सा दे रखा है, जो भी एक्सपेक्टेड लगे भैया इतने टाइम में हम पूरा कर लेंगे, ठीक है जी, उतने टाइम में तुम खर्चा बुक कर लो, उससे पहले अगर कर लेते हो
तो ठीक है जी, सारा का सारा खर्चा उसी ईयर में, जो बचा हुआ खर्चा उसी ईयर में बुक कर लेना। जैसे फोर्थ ईयर एक्सपेक्टेड था, थर्ड ईयर में हमारा कंडीशन पूरा हो गया, शेयर का प्राइस 1000 को क्रॉस करेगा, तो पूरा का पूरा खर्चा, बचा हुआ खर्चा 3 साल में बुक कर लेना। और सर अगर 4 में नहीं हुआ, बाद में लंबा गया, तो 5, 6, 7, तो कोई बात नहीं, हम तो अपना खर्चा 4 में बुक कर लेंगे। हो गई, ये कब? मार्केट। वापस बोलो सर, वापस बोल दो एक बार। सर्विस कंडीशन बड़ा सिंपल सा, 3 साल के लिए बोला 3 साल, 4 साल के लिए बोला तो 4 साल में खर्चे को एलोकेट कर देना, सिंपल। क्योंकि सर्विस जैसे ही पूरी हो जाएगी, कंडीशंस, वो सर्विस पीरियड पूरा हो जाएगा, वैसे ही आपको शेयर्स दे दिए जाएंगे। परफॉर्मेंस कंडीशन में क्या रहता है? टारगेट दिए जाते हैं, टारगेट जब अचीव होगा उसके केस में आपकी कंडीशंस पूरी होंगी। तो हर साल क्या किया जाता है? एक्सपेक्टेशन लगाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग वेस्टिंग पीरियड रिवाइज होता जाता है। किसी साल लगा कि भैया नहीं होगी कंडीशन, मीट आउट नहीं होने वाला, कौन सा परफॉर्मेंस, सब खराब हो चुका है, तो भैया उस केस में सारा जितना भी लगा हुआ खर्चा है उसको सारा रिवर्स कर देंगे। जितना भी खर्चा बुक किया है ना आपने, वो सारा रिवर्स हो जाएगा। फिर कब? नॉन मार्केट में। मार्केट में ऐसा नहीं है, मार्केट में एक्सपेक्टेशन जो आपने डिसाइड किया था कि शेयर का प्राइस इतने से इतने ड्यूरेशन में इस पर्टिकुलर प्राइस को क्रॉस कर जाएगा, तो वो एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे आपको खर्चा बुक करना होता है। हाँ, उसमें इतना सा जरूर बोला है कि अगर उस एक्सपेक्टेशन से पहले ही शेयर का प्राइस उस जो टारगेट है उसको क्रॉस कर जाता है, तो यस, सारा का सारा खर्चा उसी ड्यूरेशन में बुक कर लिया जाएगा। समझ में आएगा? अभी और क्वेश्चन करेंगे तो और आ जाएगा। समझा? बिल्कुल सर, समझा। चलिए, नाउ सर इसको ऐसा टाइमलाइन पे एग्जांपल लेके भी बता सकते हो क्या? बता सकता हूँ, क्यों नहीं बता सकता। जैसे कि चलो इसको वापस हटा देंगे। हाँ सर, एक बार वापस हटा दिए, थोड़ा सा हमारे लिए नया है ना, तो थोड़ा सा हमको थोड़ा सा ऐसा सोचना पड़ता है। चलो, थोड़ा टाइम लगता है। अगर हम सर्विस कंडीशन की बात करें तो वेस्टिंग पीरियड क्या होगा? सर अगर हम वेस्टिंग सर्विस कंडीशन की बात करें तो मान लो ग्रैंड डेट को बोला गया कि देखो भाई, देख भाई, तुमको 3 साल रहना है, 3 साल रहना है। बार बार एक ही बात बोलते हैं ना तो वो रट जाता है ना, 4 साल, 5 साल, 6 साल, कुछ भी हो सकता है। 3 साल रहना है, 3 साल बाद तुमको क्या कर दिया जाएगा? शेयर्स दे दिया जाएगा। 3 साल बाद तुमको शेयर्स दे दिया जाएगा। ओके, दिस वन इज द एक्सरसाइज पीरियड। अब जो भी खर्चा है इस दिन तो कुछ बुक नहीं होगा, कोई खर्चा ग्रैंड डेट को बुक नहीं किया जाएगा। 3 साल का ड्यूरेशन है, 1 साल, 2 साल और 3 साल। फर्स्ट ईयर 1 साल, फर्स्ट ईयर एंड, सेकेंड ईयर एंड और थर्ड ईयर एंड। अब हमें सिंपली क्या करना होता है, जो भी खर्चा है, जितना भी खर्चा है, उसका 1/3 पोर्शन इधर बुक कर लेना है, 2/3 पोर्शन यहां तक बुक हो जाना चाहिए, उसमें से माइनस क्या कर देंगे? प्रीवियस ईयर तक जितना बुक कर चुके हो, प्रीवियस ईयर्स तक जितना बुक कर चुके हो। ओके, और 3/3 मतलब एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइड बाय वेस्टिंग पीरियड, यहाँ पे खर्चा बुक हो जाना चाहिए, और उसमें से प्रीवियस ईयर्स तक तुम कितना बुक कर चुके हो, मतलब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में तुम कितना बुक कर चुके हो वो लेस कर देना। डन। इस तरीके से खर्चा बुक किया जाता है सर्विस कंडीशन में। ओके, वेस्टिंग पीरियड बार बार रिवाइज नहीं हो रहा है। फिर देखते हैं परफॉर्मेंस कंडीशन। परफॉर्मेंस कंडीशन, अब परफॉर्मेंस कंडीशन क्या होगी? परफॉर्मेंस कंडीशन क्या होगी? तो परफॉर्मेंस कंडीशन का ऐसा है, जिसमें हम बात कर रहे हैं क्या? फर्स्ट, मार्केट कंडीशन। सर पहले हमने नॉन मार्केट की बात की थी, हम नॉन मार्केट की ही करेंगे। ठीक है, तुम पहले नॉन मार्केट की करो। नॉन मार्केट कंडीशन, नॉन मार्केट कंडीशन क्या होगा? सर नॉन मार्केट कंडीशन मतलब सेल्स का टारगेट, अर्निंग्स का टारगेट, या किसका? कॉस्ट रिडक्शन का टारगेट, कॉस्ट रिडक्शन का टारगेट। तो इसमें क्या हुआ? इसमें अगेन
टाइमलाइन बना देता हूं जिसमें कहा गया ग्रैंड डेट को कि देखो जी क्या करना, तुम्हें हमारे सेल्स को टर्नओवर को 1 करोड़ पहुंचा देना है। ओके, क्या लगता है, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या एक्सपेक्टेशन है कितने टाइम में तुम हमारे सेल्स को 1 करोड़ पहुंचा दोगे? तो ग्रैंड डेट को जो एक्सपेक्टेशन नजर आ रहा था, ग्रैंड डेट को जो एक्सपेक्टेशन नजर आ रहा था, लग रहा था कि हम 2 साल में ही क्या कर लेंगे, ये कारनामा कर लेंगे। फर्स्ट ईयर, इस बेसिस पर हमने फर्स्ट ईयर में कितना खर्चा बुक किया, जो भी टोटल खर्चा है उसका 1/2 हमने यहाँ पे बुक कर लिया। क्यों? क्योंकि हमको लग रहा था 2 साल में क्या हो जाएगा सर, हम अपनी कंडीशन पूरी कर लेंगे। ओके, सेकेंड ईयर आते आते हमको लगा, सेकेंड ईयर आते आते हमको लगा कि नहीं, लगा क्या, पता चल गया 2 साल कंडीशन पूरी नहीं हुई, लेकिन हमको लगा कि हम थर्ड ईयर में क्या कर लेंगे, पक्का थर्ड ईयर में हम पक्का 1 करोड़ सेल्स अचीव कर लेंगे। ओके, तो यहां पर हमारी एक्सपेक्टेशन रिवाइज हुई, यहां पर हमारी एक्सपेक्टेशन रिवाइज हुई और ये हो गई 3 साल। तो अब तक हमें कितना खर्चा बुक कर लेना चाहिए सर, अब तक हमें 2/3 खर्चा बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि 3 साल है ना, 3 साल में खर्चा बुक करना है, जिसमें 2 साल बीत चुके हैं, तो 2/3 खर्चा बुक कर लेना चाहिए, जिसमें से प्रीवियस ईयर में 1/2 खर्चा बुक हो चुका था। तो प्रीवियस ईयर में जो बुक हो चुका है वो हम हटा देंगे, लेस कर देंगे। और थर्ड ईयर मान लो तुमने क्या कर लिया, टारगेट अचीव कर लिया, यस, तो ठीक है, वरना फिर एक्सपेक्टेशन रिवाइज हो जाएगा। ओके, मान लो तुमने थर्ड ईयर में टारगेट अचीव कर लिया, तो 3/3 टोटल खर्चा बुक हो जाएगा। एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइड बाय वेस्टिंग पीरियड, एक्सपेक्टेशन वही 3 साल तक हो गया फुलफिल, माइनस प्रीवियस ईयर्स में जो खर्चा बुक कर रखा था वो लेस कर देना, इस साल जितना खर्चा बुक करना है वो आ जाएगा। ओके, इसमें एक केस क्या बनता है कि मान लो हमको लग रहा है कि हम कभी पूरा करेंगे ही नहीं, तो जितना भी खर्चा मान लो, अगर मान लो ऐसा हो जाता, इफ इन थर्ड ईयर वी एक्सपेक्ट we will not fulfill condition in future, कभी पूरा होगा ही नहीं, then expenses already recognized, खर्चा जो ऑलरेडी आप क्या कर चुके हो, रिकॉग्नाइज कर चुके हो, कितना, 2/3 खर्चा जो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हो तुम। पिछली बार तक 2/3 खर्चा रिकॉग्नाइज कर लिए थे ना, बिल्कुल, वो क्या कर दोगे तुम, रिवर्स कर दोगे, रिवर्स कर दोगे। तो थर्ड ईयर में तुमको लगता है कि हमको कभी कंडीशन तीसरे साल हुआ नहीं और आगे कभी पूरा करेंगे भी नहीं, तो जितना तुमने खर्चा बुक कर रखा है ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड विल बी रिवर्स्ड, सिंपल, जो खर्चा था वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ओके सर, डन है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नॉन मार्केट भी जान लिया सर, 2-3 बार पढ़ लेते हैं ना तो याद हो जाता है। फिर मार्केट कंडीशन, मार्केट कंडीशन क्या, शेयर का प्राइस, शेयर का प्राइस इस पर्टिकुलर रेट को, टारगेट को क्या कर जाएगा, इस पर्टिकुलर रेट को क्रॉस कर जाएगा। तो इसमें भी स्टार्टिंग में तो एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे ही चलता है। ग्रैंड डेट हमने एक्सपेक्ट किया कितने टाइम में, 4 साल में, 4 साल में शेयर का प्राइस 1000 रुपीज क्रॉस कर जाएगा। ओके, तो फर्स्ट ईयर कितना खर्चा बुक करोगे सर, फर्स्ट ईयर हम खर्चा बुक करेंगे 1/4। सेकेंड ईयर कितना बुक करोगे सर, सेकेंड ईयर हम बुक करेंगे 2/4 माइनस प्रीवियस ईयर में जितना बुक हो चुका है।
थर्ड ईयर में कितना बुक करोगे सर? थर्ड ईयर में ऐसा है कि 3/4 खर्चा बुक हो जाना चाहिए माइनस प्रीवियस ईयर तक जितना बुक कर चुके हो। ठीक है, अच्छी बात है, वो लेस कर देना। इस साल कितना बुक करना है? 3/4 माइनस प्रीवियस ईयर्स में जितना बुक हो चुका है। और मान लो फोर्थ ईयर में तुम्हारा अचीवमेंट हो गया, तुमने शेयर का प्राइस जैसा सोचा था तुमको अचीव कर लिया, 1000 क्रॉस कर लिया, तो ठीक है, रिमेनिंग खर्चा 4/4 टोटल खर्चा बुक हो जाना चाहिए माइनस प्रीवियस ईयर्स तक कितना हो चुका है बुक, डन। लेकिन मान लो, लेकिन ऐसा होता क्या, इसमें भी ये पहला हो गया, सेकंड में ए, मान लो ऐसा होता बी पार्ट, क्या कहा था मैंने कि थर्ड में ही तुम क्या कर लेते, थर्ड में ही तुम शेयर का प्राइस 1000 रुपीज एक्सीड हो जाता, तो क्या करते? मैं कहा देखो एक्सपेक्टेशन 4 साल था, तो पहले साल खर्चा कितना बुक होगा? फर्स्ट ईयर सर, फर्स्ट ईयर 1/4 खर्चा बुक हो जाएगा, 4 साल था एक्सपेक्टेशन 1/4। सेकेंड ईयर कितना सर? सेकेंड ईयर ऐसा है कि 2/4 बुक हो जाना चाहिए माइनस प्रीवियस ईयर जितना कर चुके हो हटा दो, सेकेंड ईयर में और कितना बुक होगा वो आ जाएगा। और फिर थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर में क्या हुआ? थर्ड ईयर में शेयर का प्राइस 1000 रुपए को क्रॉस कर गया, कंडीशन मेट आउट हो गया थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अब जितना भी बचा हुआ खर्चा है, आप जितना भी इस थर्ड को ही क्या मान लेंगे? वेस्टिंग पीरियड, इसी को कंसिडर कर लेंगे, 3/3 पूरा खर्चा बुक कर लेंगे। तुमको 3/3 करना है 3/3 कर लो, 4/4 करना है कर लो, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है ना। कंडीशन मीट आउट होगी, 3/3 पूरा खर्चा बुक हो जाना चाहिए माइनस प्रीवियस ईयर्स तक जितना बुक कर चुके हो लेस कर दो, इस साल कितना खर्चा और बुक हो जाना चाहिए, रिमेनिंग एक्सपेंसेस विल बी बुक्ड ओके इन द ईयर ऑफ अचीवमेंट। फोर्थ ईयर में सर, फोर्थ ईयर में अब नहीं, फोर्थ ईयर में कोई खर्चा बुक नहीं करना है, पिछले साल तक सारा खर्चा बुक हो चुका था, नहीं कोई खर्चा बुक नहीं करना है। ओके सर, इसमें एक केस बनता है, मान लो सोचा तो 4 साल था, लेकिन 4 साल में ना होके 5 साल में हुआ, 5 साल में हुआ। ग्रांट डेट को तो हमने यही सोचा था कि 4 साल में हमारा शेयर का प्राइस 1000 रुपए को क्रॉस कर जाएगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ, एक्चुअली इसको 5 साल लग गए, एक्चुअली इसको 5 साल लग गए। तो क्या करेंगे? पहले साल 1/4 खर्चा बुक करेंगे, दूसरे साल 2/4 बुक करेंगे, क्योंकि वेस्टिंग एक्सपेक्टेशन तो 4 ही था ना हमारा, तो हम तो ये सोच रहे थे 4 में पूरा हो जाएगा। ओके, तो ठीक है जी, 4 में चलता गया चलता गया चलता गया, 4 में पूरा हो जाएगा। ओके, यहाँ पे परफॉर्मेंस में नॉन मार्केट में जिधर भी रिवाइज होगा एक्सपेक्टेशन, हम रिवाइज कर रहे थे, बट यहाँ चल रहे 2/4 में पिछले साल तक जितना बुक हो चुका हटा दो, 3/4 खर्चा बुक हो जाना चाहिए माइनस प्रीवियस ईयर्स तक जितना बुक कर चुके हटा दो। फोर्थ ईयर के एंड में लगा कि भाई इधर तो नहीं हो पाया, अभी एस्टिमेशन रिवाइज हो रहा है, अब हमको लग रहा है 5वें साल में, अगले साल, आज इस साल नहीं अगले साल हो जाएगा, तो क्या हम इधर अब तक 4/5 खर्चा बुक करके माइनस प्रीवियस ईयर्स के खर्चे लेस कर देता हूँ, तो इतना खर्चा बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा एस्टिमेशन चेंज हो गया, हमको लग रहा है 5 साल में हम ये शेयर का प्राइस 1000 रुपए क्रॉस कर जाएगा। भाई ये ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा नहीं होगा। तुमको क्या करना है? तुमको 4/4 पूरा खर्चा इधर बुक कर लेना होगा माइनस प्रीवियस ईयर तक जितना बुक कर चुके हो लेस कर दो, तो ये अमाउंट आ जाएगा पीएनएल में, तुमको कितना खर्चा शो करना है। फिफ्थ ईयर में कोई खर्चा बुक नहीं होगा। ओके, मतलब मार्केट कंडीशन के अंदर अगर मैं बोला 4 साल, 4 साल में नहीं पूरा हुआ, 5 लग गए, 6 लग गए, 7 लग गए, तो भी खर्चा तो 4 साल में ही बुक हो जाना चाहिए। बिल्कुल सर, अभी समझ में आ रहा है? हाँ सर, अभी समझ में आ रहा है। चलो फिर आगे देखते हैं। डन, ठीक है सर। इत्तू सा पढ़ाने में कितना टाइम लग गया आपने को, कितना मिनट हो गया सर? 10 मिनट, 11 मिनट हो गया आपको, 11 मिनट हो गया, 25 मिनट हो गए, और 25 मिनट हो गए भाई, 25 मिनट हो गए अपने को इतना सा बताते हुए ना, टाइम लग गया पूरा 25 मिनट का। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का,
ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बस अभी क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आएगा। नाउ जर्नल एंट्रीज देखते हैं। ऑन ईएसओपी ग्रैंड डेट, ऑन ईएसओपी ग्रैंड डेट को क्या एंट्री करोगे? मैंने क्या बोला, ग्रैंड डेट को कोई खर्चा बुक करने को बोला क्या? ग्रैंड डेट एक्सपेक्टेशन है, बस खर्चा बुक कब हो रहा है? फर्स्ट ईयर के एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में। खर्चा बुक जब फर्स्ट ईयर के एंड में हो रहा है तो भैया एंट्री भी फर्स्ट ईयर के एंड में जाएगा। ग्रैंड डेट को कोई एंट्री नहीं, नो एंट्री। ओके, कोई एंट्री नहीं करना। ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड, जिस ड्यूरेशन में आपको कंडीशन को पूरा करना होगा, हर साल के एंड में आप खर्चा बुक करने के लिए एंट्री क्या करेंगे? हर साल खर्चा बुक करने के लिए एंट्री क्या करेंगे? खर्चा बुक कैसे करना है वो एक अलग मैटर है, खर्चा बुक करने के लिए आप एंट्री क्या पास करेंगे वो एक अलग मैटर है। तो कितना खर्चा कैसे बुक करेंगे सर? खर्चा है ना, खर्चे डेबिट होते हैं, बिल्कुल। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू SBP रिजर्व अकाउंट, टू SBP रिजर्व अकाउंट। खर्चा बुक करना और एक स्पेशल अकाउंट क्रेडिट करना है, क्या? SBP रिजर्व अकाउंट अपने को क्रेडिट कर देना है। जब हम शेयर देंगे तो टू शेयर कैपिटल होगा, लेकिन आज शेयर नहीं दे रहे, आज सिर्फ खर्चा बुक करते जा रहे हैं और उसके रिगार्डिंग एक रिजर्व क्रिएट करते जा रहे हैं। ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस किधर चला जाएगा सर? ये P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। और SBP रिजर्व किधर शो होता है सर? बैलेंस शीट में, अदर इक्विटी में, अदर इक्विटी में। ओके ठीक है, डन। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस तो P&L में चला जाएगा, ट्रांसफर होगी, खत्म हो जाएगा। और SBP रिजर्व क्रिएट होता जाएगा, बैलेंस शीट में किधर शो होगा? अदर इक्विटी में। डन। फिर क्या करना सर? कभी कभी आपने कहा था खर्चा रिवर्स भी कर देना होता है, बिल्कुल। जैसे कि यहाँ पे आपने कहा था सर अगर आंसर नेगेटिव आ जाए तो खर्चे को क्या करना होगा? रिवर्स करना होगा। कभी कभी वो सर नॉन मार्केट कंडीशन के अंदर अगर एक्सपेक्टेशन आपको लग रहा है कि कभी फुलफिल होगा ही नहीं, वो सेल्स का टारगेट कभी 1 करोड़ होगा ही नहीं, तो फिर खर्चा रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के केस में क्या एंट्री करोगे? रिवर्स करने के केस में हम एंट्री करेंगे क्या? SBP रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिंपल। रिवर्स एंट्री मारेंगे ना, रिवर्सल का केस है, रिवर्स एंट्री मारेंगे तो SBP रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। ओके, टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। अगेन SBP रिजर्व से क्या कम होगा सर? SBP रिजर्व अदर इक्विटी में आता है, तो अदर इक्विटी में SBP रिजर्व को हम कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। और साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट P&L पे जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। P&L को इंक्रीज कर दिया जाएगा, प्रॉफिट इंक्रीज कर दिया जाएगा। डन। नेक्स्ट करो, ये तो वेस्टिंग पीरियड में खर्चा बुक कैसे करना है, कभी रिवर्स करना पड़ गया तो एंट्री क्या पास करेंगे। एक्सरसाइज पीरियड में क्या होगा? एम्प्लॉय जाके एक्सरसाइज करेंगे शेयर्स, तो एक्सरसाइज करेंगे तो मान लो हम उनसे कुछ पैसा ले रहे हैं, अगर पैसा ले रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, जितना भी हम उनसे पैसा ले रहे हैं एक्सरसाइज प्राइस, बैंक अकाउंट डेबिट एक्सरसाइज प्राइस। और क्या कर रहे हैं सर? हम इसके बदले में शेयर इशू कर रहे हैं, बिल्कुल शेयर इशू कर रहे हैं, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और ये शेयर प्रीमियम पे भी इशू किए जा सकते हैं, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। लेकिन एक बात बताओ, शेयर तो 100 रुपए का था मान लो, और आपसे 40 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं, 60 रुपए कंपनी बेयर करेगी ना, उसके लिए कौन सा अकाउंट डेबिट करोगे सर? उसके लिए SBP रिजर्व जो अब तक क्रिएट करते आ रहे हैं उसे ही डेबिट किया जाएगा। हम हर साल खर्चा बुक किए, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, SBP रिजर्व, अभी SBP रिजर्व को रिवर्स करके खत्म कर रहे हैं, तो SBP रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो भी उनका बैलेंस शीट में आपने जितना अब तक ट्रांसफर किया है कैरिंग अमाउंट, सिंपल, जितना भी अमाउंट होगा SBP रिजर्व का वो हम उसे डेबिट करके खत्म कर देंगे।
नाउ क्योंकि हमने खर्चा उस हिसाब से ही बुक किया है। नाउ सर वेस्टेड ऑप्शन नॉट एक्सरसाइज, ये क्या होता है वेस्टेड ऑप्शन नॉट एक्सरसाइज? जिन्होंने वेस्टिंग कंडीशन पूरा कर लिया, वेस्टेड ऑप्शन मतलब वेस्टिंग कंडीशन फुलफिल, फुलफिल्ड बट नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन, फिर भी आपके एसबीपी को, शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान को एक्सरसाइज नहीं किया। ऐसा क्यों? नहीं करना उनको, शेयर नहीं लेना तुम्हारा, उनको लग रहा है कि मार्केट में वर्थ ही नहीं, तुम्हारे शेयर लेके करेंगे क्या? ऐसा कभी हो सकता है? हो सकता है, कभी हो कभार हो सकता है। कंपनी की मान लो कंडीशन खराब हो गई, तो मार्केट में जो शेयर का प्राइस स्टार्टिंग में हमने सोचा था 100 रुपए है और आपसे 40 रुपए ले लेंगे, 60 रुपए कंपनी बेयर कर लेगी। मार्केट में शेयर का प्राइस ही क्या हो गया है, 41 रुपए चल रहा है, 41 चल रहा है, 42 चल रहा है, 39 चल रहा है। एम्प्लॉय सोच रहे क्या लेके करूंगा, अरे मैम क्या मिलेगा मेरे को, कुछ नहीं मिलेगा, तो अपने को छोड़ो, रहने दो, भगवान का दिया सब कुछ है, जमीन है, जायदाद है, दौलत है, शौहरत है, सब कुछ है, ठीक है ना, तो जरूरत नहीं है मेरे को, जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं। ओके, तो उसने कहा कि वेस्टेड ऑप्शन भले ही मैंने 3 साल पूरे कर लिए हो, कंडीशन पूरी कर ली हो, मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारे शेयर, तुम रखो, तुम गरीब जनता में बांट देना, ठीक है। ओके, तो क्या करोगे ऐसे केस में? रिजर्व तो हमने तुम्हारे लिए भी बना रखा है एम्प्लॉय, हमको नहीं पता तुम इतने महान हो, बट ठीक है, रिजर्व तो हमने तुम्हारे लिए भी बना रखा है, तो क्या करोगे? इसको रिवर्स करना होगा ना। लेकिन इस बार रिवर्सल का ये एंट्री नहीं होगा, इस बार रिवर्सल का एसबीपी रिजर्व टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस नहीं होगा, तो क्या होगा सर? इस बार एसबीपी रिजर्व को उठा के रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर देना। ओके, इस बार एसबीपी रिजर्व को उठा के रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर देना, ठीक है सर। मतलब अदर इक्विटी से अदर इक्विटी में ही चला जाएगा, पीएनएल में नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो वेस्टेड ऑप्शन नॉट एक्सरसाइज, वेस्टिंग कंडीशन पूरा कर लिया, वेस्टिंग पीरियड पूरा कर लिया है, बट स्टिल वो एक्सरसाइज पीरियड के अंदर शेयर एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो एसबीपी रिजर्व उठा के रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर कर देना, खत्म कर देना। खत्म तो करना ही है, बट पीएनएल में नहीं लेके जाएंगे, पीएनएल में नहीं लेके जाएंगे, किधर? रिटेन अर्निंग्स में। अदर इक्विटी का मामला अदर इक्विटी, घर का मामला घर में रहेगा, ठीक है। ओके सर, इतनी बुरी हुई, इतनी बुरी, एम्प्लॉय ने मना कर दिया लेने से शेयर, नहीं लूंगा, घर का मामला घर में रहेगा। एसबीपी रिजर्व टू अदर इक्विटी, एसबीपी रिजर्व टू रिटेन अर्निंग्स, सॉरी रिटेन अर्निंग्स, दोनों अदर इक्विटी का ही पार्ट है। चलिए सर, हो गया? हाँ जी सर, हो गया। अभी एग्जाम्पल कर लें एक, हाँ अभी एक एग्जाम्पल हम ये वाला कर लेते हैं। चलो जी, क्या कह रहा है क्वेश्चन? एबीसी लिमिटेड ग्रांटेड टू इट्स एम्प्लॉइज क्या शेयर ऑप्शन with a fair value of rupees 5 lakh on 1st April 2020, कंसिडर इसको कर लेते हैं। If they remain in the organization up to 31st March 2023, अच्छा अगर वो रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कब तक? 31 मार्च 2023 तक रहते हैं, तो 21 एंडिंग, 22 एंडिंग और 23 एंडिंग, 3 साल रुकने के लिए बोला। एक्सरसाइज प्राइस ऑफ शेयर ऑप्शन इज निल, हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, कोई पैसा, इतू सा भी एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा आपसे। 31 मार्च 2021 को एबीसी लिमिटेड एक्सपेक्ट कर रहा है ओनली 91% ऑफ द एम्प्लॉय टू रिमेन इन द एम्प्लॉयमेंट, फिर भी देखो 9% तो छोड़ ही जाएंगे। 91 ऑफ द एम्प्लॉय टू रिमेन इन द एम्प्लॉयमेंट, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 3 साल बाद 91% एम्प्लॉय रहेंगे। 31 मार्च 2022 को कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है कि 89% ही रहेंगे। रिवाइज हो रहा है सर, रिवाइज हो रहा है, कंसिडर किया जाएगा, रिवाइज को बिल्कुल किया जाएगा। However, only 82% of employee remain in the organization. Actually, third year के end में 82% employee ही रहे, and all of them exercise their option. उन्होंने अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, करेंगे क्यों नहीं, फ्री में शेयर मिल रहा है, ठीक है ना। शेयर ऑप्शन विल बी सेटल्ड इन 5000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ओके, पास एंट्रीज, तो या एंट्री पास करने से पहले अपने को क्या करना होगा? खर्चा कितना बुक करना है वो देखना पड़ेगा। तो वेस्टिंग पीरियड क्या है? क्या ये सर्विस कंडीशन है? सर बिल्कुल, इट इज सर्विस कंडीशन, आपको रहना होगा। इट इज सर्विस कंडीशन, तो वेस्टिंग पीरियड क्या हो गया सर? वेस्टिंग पीरियड अगर हम बात करें, सर्विस कंडीशन में वेस्टिंग पीरियड फिक्स रहता है, एक बार जो डिसाइड हो गया भैया 3 साल आपको हमारे यहाँ रहना है, बिल्कुल। अभी हर साल रिवीजन का कोई मामला नहीं, हर साल रिवीजन का कोई मामला नहीं, ओके। तो अब
3 साल में खर्चा बुक करना है, कितना खर्चा बुक करोगे सर? प्रोपोर्शन किसका? एक्सपेंस। कितना खर्चा बुक करोगे सर? पहले साल हम 1/3 खर्चा बुक कर लेंगे, दूसरे साल हम तक 2/3 खर्चा बुक हो जाना चाहिए और तीसरे साल तक 3/3 तक खर्चा बुक हो जाना चाहिए। टोटल फेयर वैल्यू आपको दे रखा था, फेयर वैल्यू 5 लाख रुपए का है। जितने भी एम्प्लॉइज को दिया होगा, जितने भी ऑप्शंस दिए होंगे, अपने को टोटल फेयर वैल्यू निकाल के दे रखा है। अगर सारे एक्सरसाइज कर लें तो कितना होगा? फेयर वैल्यू 5 लाख, फेयर वैल्यू 5 लाख। ओके, लेकिन क्या 5 लाख तो तब ना जब 100% एम्प्लॉई क्या कर लेंगे? एक्सरसाइज करेंगे शेयर को। लेकिन पहले साल क्या लग रहा है? पहले साल लग रहा है सर सिर्फ टू बी वेस्टेड 91% ही वेस्ट करेंगे, दूसरे साल 89% और तीसरे साल एक्चुअली वेस्ट किया कितने ने? 82% ने कंडीशन को पूरा किया। तो अब तक खर्चा कितना बुक हो जाना चाहिए सर? ये टेबल ऐसे बनेगा? नहीं, टेबल तुम्हारे हिसाब से, वो जो फॉर्मूला बनाया हुआ है ना, क्या नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इनटू ऑप्शंस पर एम्प्लॉई, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इनटू ऑप्शन पर एम्प्लॉई इनटू क्या करना? फेयर वैल्यू पर ऑप्शन, फेयर वैल्यू ऑप्शन एट द ग्रैंड डेट इनटू क्या करना? जितना भी खर्चा अब तक बुक किया जाना चाहिए, ठीक है, माइनस प्रीवियस ईयर तक जितना बुक कर चुके, तो उसके हिसाब से चलने तो कोई दिक्कत नहीं है। टेबल बना रहे हो, टेबल के अकॉर्डिंग कर लो। ओके सर, तो 5 लाख कब, अगर टोटल होता है ना 100% अगर एक्सरसाइज कर ले तो 5 लाख का खर्चा बुक होना था, लेकिन 91% ही हमको लग रहा है कि एम्प्लॉई रहेंगे, तो अब तक टोटल कितना खर्चा बुक हो जाना है? 4,55,000 का खर्चा टोटल में होना चाहिए। उसका 1/3 डिवाइड बाय 1/3 कर देता हूँ, 1,51,667, 1,51,667, 667। ओके, अब तक खर्चा बुक हो जाना चाहिए। इसमें से पिछली बार तक कितना बुक गया सर? पिछली बार कुछ था ही नहीं, तो इस बार खर्चा कितना बुक हो जाना चाहिए? 1,51,667, 1,51,667। सर वैसे लिख दीजिए ना, हमको अच्छा लगेगा। ईयर 1, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज गिवन नहीं है, ऑप्शंस पर एम्प्लॉइज गिवन नहीं है, इनटू फेयर वैल्यू पर ऑप्शन गिवन नहीं है, टोटल फेयर वैल्यू बोल दिया ना अगले ने कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ये 5 लाख क्या है? ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इनटू एम्प्लॉइज कितने हैं इनटू नंबर ऑफ ऑप्शंस, उनको कितना दिया गया, इनटू फेयर वैल्यू, इनटू फेयर वैल्यू पर ऑप्शन। ये 5 लाख रुपए वो है। ओके सर, कब? जितने भी एम्प्लॉइज है टोटल में, लेकिन 5 लाख में से केवल 91% करेंगे। 5 लाख उन तीनों का है, लेकिन हमको पता है कि 5 लाख का केवल 91% एम्प्लॉय ही क्या कर पाएंगे। टोटल एम्प्लॉय जितने भी हैं, टोटल एम्प्लॉय जितने भी, उसका केवल 91% ही होगा। ये जो वैल्यू है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो 5 लाख है ये क्या है? टोटल एम्प्लॉइज, टोटल एम्प्लॉइज है ना, टोटल भी लिख दो आगे, टोटल जितने भी एम्प्लॉइज है, टोटल एम्प्लॉइज इनटू नंबर ऑफ ऑप्शंस पर एम्प्लॉय इनटू फेयर वैल्यू 5 लाख है। उसका 91% ही करेंगे, तो इनटू 91% कर दिया। अब तक कितना खर्चा बुक हो जाना चाहिए? एक्सपायर्ड पीरियड 1 ईयर है, वेस्टिंग पीरियड 3 साल है, तो 1/3 खर्चा बुक हो जाना चाहिए, तो इनटू 1/3। और प्रीवियस ईयर तक कितना खर्चा बुक हो चुका है सर? प्रीवियस ईयर तक कोई खर्चा बुक नहीं हुआ, निल। ये फर्स्ट ईयर का आ गया, फर्स्ट ईयर। ओके, तो 5 लाख इंटू 91% इंटू 1/3, ओके 151,667, डन। सेकेंड ईयर की बात करते हैं। सेकेंड ईयर में अगेन अगर सारे के सारे एम्प्लॉई एक्सरसाइज कर लेते, जितने भी ऑप्शन उनको दिए हैं, तो 5 लाख रुपए का खर्चा बैठता। लेकिन सेकेंड ईयर के एंड में हमको लग रहा है कितने एम्प्लॉइज? 89% एम्प्लॉइज ही क्या कर पाएंगे? रिमेन रहेंगे, एम्प्लॉयमेंट में रहेंगे टिल द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। कितना बताया? 89%। ओके, कितना खर्चा अब तक बुक हो जाना चाहिए सर? 2 साल बीत गए हैं, तो 2/3 खर्चा अब तक बुक हो जाना चाहिए था, माइनस पिछले साल तक जितना बुक हो गया है। तो मैं 5 लाख इंटू 89% इंटू 2/3, अब तक कितना बुक हो जाना चाहिए सर? अब तक है ना 296,667 बुक हो जाना चाहिए था। ओके, जिसमें से पिछली बार बुक कर चुका हूं 151,667, तो और कितना बुक करना है सर? 1,51,667
1,45,000 लिख दो, 1,45,000 राउंड ऑफ करके 1,45,000 का खर्चा इस बार मुझे बुक कर लेना होगा। और अगर हम थर्ड ईयर की बात करें तो टोटल खर्चा 5 लाख का बैठता अगर सारे एम्प्लॉइज कंडीशन को पूरा कर देते, लेकिन एक्चुअली कितना हुआ है, 82% एम्प्लॉइज ने क्या किया है, कंडीशन फुलफिल की है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में रहे हैं। अब तक कितना खर्चा बुक हो जाना चाहिए सर, पीरियड 3 साल है, डिवाइड बाय वेस्टिंग पीरियड भी 3 साल है, तो अब तक कितना खर्चा बुक हो जाना चाहिए, तो 5 लाख इंटू 82% खर्चा बुक हो जाना चाहिए, कितना, 4,10,000 का क्यूमुलेटिव एक्सपेंस। अब तक 4,10 का खर्चा बुक हो जाना चाहिए था। उसमें से फर्स्ट ईयर में कितना बुक हो चुका, 151,667 और सेकेंड ईयर में 145,000 ये बुक हो चुका है। माइनस कर देता हूँ 151,667 माइनस 1,45,000 तो 113,333 1,13,333। तो थर्ड ईयर में इतना खर्चा बुक हो जाना चाहिए। तो मैं लिख देता हूं एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड। थर्ड ईयर में कितना, 113,333 डन। तो ये लो जी आ गया, टेबल नहीं बने कोई बात नहीं जी, ये वाला प्रेजेंटेशन करके आ जाना फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। सर ये सही है, एकदम एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, तो हम यही वाला करके आएंगे, ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। आगे देखो, अब जर्नल एंट्रीज कैसे करोगे सर, पहले साल खर्चा कितना बुक करना है सर, पहले साल खर्चा बुक करना है 151,667। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व, एंट्री मैंने पास कर रखा है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ट्रांसफर टू केंद्र हो जाएगा, टू एसबीपी रिजर्व इक्विटी में चला जाएगा, अदर इक्विटी 151,667। तो पहले साल 151,667 151,667 ओके। फिर उसके बाद दूसरे साल कितना खर्चा बुक होना चाहिए, 1,45,000। दूसरे साल अगेन एंट्री पास कर देता हूँ, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट खर्चा है, तो कंपनी के लिए खर्चा है तो बुक किया खर्चा। टू स्पेशल रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं, एसबीपी रिजर्व 1,45,000 1,45,000 ओके सर। 31 मार्च 21, 31 मार्च 22 और 31 मार्च अब 23। तीसरे साल और कितना खर्चा बुक करना है सर, 1,13,333 रुपए का खर्चा बुक कर लेना, मतलब 1,13,333 1,13,333 ये खर्चा हमको बुक कर लेना चाहिए थर्ड ईयर। ओके, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व एसबीपी रिजर्व डन। बस अब 3 साल बाद हम उसको क्या दे रहे हैं सर, 3 साल बाद हम उसको शेयर दे रहे हैं, 5,000 शेयर 100 रुपए वाले, तो दे दो। एसबीपी रिजर्व डेबिट हो जाएगा कितने से सर, 4,10,000 का है, एसबीपी रिजर्व डेबिट हो जाएगा 4,10,000 टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना, 4,10,000 डन। दिमाग मत लगाना कि सर 5,000 शेयर दे रहे हैं 100 रुपए वाले, तो 5 लाख तो यही हो गया, 5 लाख और 4,10,000 डेबिट हो रहा है रिजर्व में, तो बाकी 90,000 डिस्काउंट। ऐसा कोई भी उल्टा पुल्टा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल जितना भी शेयर दे रहे हैं ना नक्की उठा के एसबीपी रिजर्व को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। नहीं समझ में आ रहा कितना फेस वैल्यू कितना प्रीमियम, कोई ना, टू शेयर कैपिटल लिख दो, दैट्स ऑल। समझ में आ रहा हो, सही बैठ रहा हो तो शेयर कैपिटल का अलग कर देना, सिक्योरिटी प्रीमियम का अलग कर देना, सिंपल। तो फिलहाल एसबीपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कर दो नक्की, खत्म। चलिए 4,10,000 रुपए हो गया सर, बिल्कुल हो गया, अच्छा था सर, बिल्कुल अच्छा था, इजी था, ठीक है। तो आज हमने एक क्वेश्चन कर लिया और कुछ चीजों को समझ लिया है, एंट्रीज जान ली है कि एंट्रीज कैसे होगा, खर्चा बुक करने का एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व, रिवर्स करना हो वेस्टिंग पीरियड के अंदर ही तो एसबीपी रिजर्व टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एक्सरसाइज पीरियड वाले दिन एक्सरसाइज करेंगे, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। सर इधर तो नहीं किया आपने बैंक अकाउंट डेबिट, इधर तो नहीं किया आपने, क्योंकि अगले ने बोला था ना कि निल एक्सरसाइज प्राइस क्या है, कुछ नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाना। बोनस शेयर नहीं है, बोनस शेयर किसको दिया था, शेयर होल्डर्स को दिया था। तो बैंक अकाउंट डेबिट एसबीपी रिजर्व जो भी क्रिएट हो रहा है डेबिट कर दोगे, कैरिंग अमाउंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अपने आप एडजस्ट कर लेना, नहीं समझ में टू शेयर कैपिटल लिख के आ जाना। वेस्टेड ऑप्शन अगर एक्सरसाइज नहीं हुए तो कितनी शर्म की बात है, कंडीशन एम्प्लॉय ने पूरी भी कर दी फिर भी कह रहा है शेयर नहीं लूंगा, तो घर की बात घर में रख लेना, एसबीपी रिजर्व अदर इक्विटी में रहता है, अदर इक्विटी में ट्रांसफर कर देना, पीएनएल के पास मत जाना, बात फैल जाती है,
ठीक है, तो एसबीपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिटेन अर्निंग्स, सिंपल। ओके सर, डन है। और फिर हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया किस तरीके से खर्चा बुक करना है ना। ये अपना पारंपरिक तरीका था, ये वाला खर्चा बुक करने का। और ये टेबुलेशन प्रेजेंटेशन, ये मॉड्यूल वालों का, सेशन आंसर वालों का थोड़ा सा एडवांस तरीका होता है। कोई ना, हम अपने पारंपरिक तरीकों को फॉलो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्नल एंट्रीज हमने इसकी रिगार्डिंग करी थी। हर साल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व, और फिर लास्ट में थर्ड ईयर में एसबीपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, दैट्स ऑल। तो कंप्लीट है, डन है सर, कंप्लीट है। अब हम अगला क्वेश्चन हमारी अगली क्लास में करेंगे। आज हमने काफी कर लिया है। आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।